24A। अब हम जो कर रहे थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैसे इसमें करना क्या है, हमने क्या बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, 24A, सेक्शन 24A। हाँ दिव्यांशु, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? हाँ, एनएवी का 30%। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया देखो 30% आपको माइनस करवा दिया है, इसी में आपका रिपेयर है, सब कुछ है, धुलाई कराइए, पुताई कराइए, कुछ भी कराइए घर की, सारा इसी में है, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं माइनस करने देंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद जिसपे थोड़ी सी हमें बात करनी है वो है 24 भी। उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बोरोड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, सेक्शन कौन सा? 24B। इसमें क्या था बताओ तो जरा, इसमें क्या चीज माइनस कर रहे थे हम? हाँ देखो, ये जो वाला लोन है, ये लोन है, ये क्या है? आपका हक है। हक मतलब भैया मैंने घर बनाया, ठीक है, और उस घर को मैंने किराए पे दिया, तो उसके अगेंस्ट में मैं तुम्हें रेंट दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट ने कोई रियायत नहीं की, तो उसका इंटरेस्ट तो माइनस करूंगा ही ना। तो ये आपने चाहे रिपेयर के लिए लिया है, चाहे रिनोवेशन के लिए लिया है, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, चाहे परचेज करने के लिए लिया है, किसी भी काम के लिए लिया है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो ये सारा माइनस हो जाएगा। देखो ऐसा हो सकता है कि आपका घर या तो सेल्फ ऑक्युपाइड है या फिर लेट आउट है। लेट आउट का मतलब आपने किराए पे दे रखा है, दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब आपने खुद रह रहे हो। दो चीजें हैं, या तो सेल्फ ऑक्युपाइड है या लेट आउट है। तो इसमें दो रिजीम है, कौन से? ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। डिफॉल्ट वाली कौन सी है? न्यू वाली है। तो पहले समझ लेते हैं कि जब आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, आपने किराए पे दी, किराया आया, उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, तो इसमें तो जितना मर्जी इंटरेस्ट हो, जितना मर्जी इंटरेस्ट हो, सारा का सारा क्या है? अलाउड है। सारा का सारा अलाउड है, समझ गए? जितना भी आपने इंटरेस्ट दिया है सारा का सारा अलाउड है, सारा माइनस करो। भाई आपका रेंट आया 20 लाख रुपए, आपने इंटरेस्ट पे किया 10 लाख रुपए, 10 का 10 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आपने रिपेयर के लिए लिया था, रिनोवेशन के लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, किसी भी चीज के लिए लिया था, है ना, समझ गए? घर ही परचेज करने के लिए लिया था, हर चीज का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इतना समझ आया लेट आउट वाला? लेट आउट का मतलब अगर आपने घर किराए पे दिया है, उसका कोई भी रेंट आ रहा है सॉरी, जो रेंट आ रहा है उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, आपकी इनकम में ऐड हो रहा है, तो उस घर के लिए खरीदने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए आपने लोन लिया था, उस जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हो, ये दिया आपने, ठीक है, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? अलाउड होगा, आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और देखो इसमें, पहले ऐड करते हैं। एक होता है पेड, एक होता है पेएबल। अगर ये इंटरेस्ट पेएबल भी है तो भी आपको अलाउड है। भाई सपोज करो आपने अप्रैल से लेके मार्च तक का जितना आपका इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए, अभी आपने दिया नहीं है, तो ये अलाउड है फिर भी। भाई डिपार्टमेंट कहता है कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या लेना देना है यार, तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, लेने वाला अपने आप लेगा। सॉरी, हम क्या कर देंगे? अलाउड कर देंगे। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस से किया था हमने, जीएबी से माइनस करते थे तभी एनएवी आती थी। म्युनिसिपल टैक्स जब आप पेड कर दोगे भाई साहब, तब अगर वो पेएबल है तो वो अलाउड नहीं है। आपका हाउस टैक्स है, आपने 10,000 रुपए पे करना है पर अभी पे नहीं किया, नहीं चलेगा, वो आप माइनस नहीं कर सकते। वो जिस साल में आप पे कर दोगे उस साल में माइनस कर दो। आपने 10 साल का हिसाब किया, 10 साल का एक ही साल में माइनस कर दो जिस साल में पे किया है। इंटरेस्ट जो है आपका ड्यू हो गया, आपने पे करना है, लेने वाला अपने आप लेगा, उनके पास वसूली भाई होते ही है, देखा होगा तुमने, है ना, वरना वो घर नीलाम करवा देंगे। ठीक है, समझ गए?
तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो हम माइनस कर रहे थे वो करेंगे हम एक्चुअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, ठीक है। जिस साल पेमेंट करोगे उसी साल माइनस करना। 10 साल का एक साल पेमेंट, एक साथ पेमेंट किया आपने, 10 साल का जो है एक साथ माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले माइनस करने देंगे। डिपार्टमेंट कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है हमारा पैसा नहीं दे रहा हो भाई साहब, हमें से रिबेट चाहिए, नहीं, दूसरों का पैसा है, इंटरेस्ट देना है, बैंक को देना है, किसी और को देना है, कोई बात नहीं, बोले अपने आप जाने का होगा, देने वाला लेगा ही लेगा, छोड़ेगा तो नहीं, समझ गए। तो जो है इंटरेस्ट जो है वो पेएबल रहेगा तो भी अलाउड है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होंगे तो भी अलाउड है। अभी किसकी बात चल रही है? लेट आउट, जो प्रॉपर्टी लेट आउट है। तो ये तो ऑप्शनल में भी सेम और डिफॉल्ट में भी सेम, ऑप्शनल में भी सेम और डिफॉल्ट में भी सेम। मतलब ऑप्शनल में भी अगर आईटीआर फाइल कर रहे हो आप, ऑप्शनल में भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो सेम चीजें रहेंगी, इंटरेस्ट पूरा का पूरा अलाउड है, डिफॉल्ट हो चाहे ऑप्शनल, ठीक है। फर्क कहाँ आएगा? वो सेल्फ ऑक्युपाइड में आएगा, फर्क कहाँ आएगा? सेल्फ ऑक्युपाइड में आएगा, समझ गए। पहले एक बार इधर से थोड़ा रीड कर लिया जाए, करो एक बार लीड। If any SSC has taken a loan or advance for purchase, construction, renovation, addition, alteration, substitution or repair, etc. of the house property, interest on such loan shall be allowed to be deducted under Section 24B from NAV, and interest is allowed on the due basis, but only simple interest is allowed. That is, interest on interest is not allowed. The SSC can take any number of loans, interest for the year for which income is being computed shall be allowed in the same year and shall be called current period interest. Interest for the period prior to the year in which the house was purchased or constructed shall be called prior interest. Interest shall be, and such interest shall be allowed in a 5 annual equal installment starting from the year in which house was purchased or constructed. अब देखो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, ठीक है। एक दो केसेस बनेंगे जहां हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी, फिर भी हमें हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स देना पड़ेगा, वो केसेस आगे कराऊंगा मैं अभी। बट वैसे हमारे पास क्या होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या लैंड को लिया था? मैंने पहली क्लास में बताया था, अगर कोई जमीन है खाली, वो किराए पे दिए तो कौन से हेड में जाके टैक्स होगी? याद है तुमको मैंने कहा, इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा था, किसी को याद है कोई कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्योंकि उससे ज्यादा तुमसे उम्मीद करना बेकार है। मैंने कहा था लैंड, अगर जमीन खाली जमीन है किराए पे दिए तो अदर सोर्सेज में जाओ। कोई बिल्डिंग है उसके साथ लैंड है, लैंड अपॉर्चुनिट, उसके साथ कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसी के साथ लैंड है थोड़ी सी अटैच्ड है उसके साथ, पार्किंग वार्किंग में सब, तो उसी में ले लो, हाउस प्रॉपर्टी में ले लो। पर अगर खाली जमीन है, खाली प्लॉट है, वो किराए पे दिया है, तो अदर सोर्सेज में जाओ। याद है? याद है? तो इसका कहने का मतलब क्या, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आगे उसने लिखा है करंट पीरियड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ प्रायर पीरियड ना, कहने का मतलब ये, सपोज मैंने आज लोन लिया, आज मेरे पास खेत है खाली, आज मेरे पास खेत है खाली, मैंने उसके लिए लोन लिया, आज मैंने लोन लिया, मैंने घर बना, घर मेरा बन के तैयार हुआ 3 साल बाद, घर मेरा बन के तैयार हुआ 3 साल बाद। तो इस बीच में जो मैंने इंटरेस्ट दिया, क्योंकि वहां तक तो मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, और जब हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा नहीं, समझ गए। क्योंकि इनकम कब कैलकुलेट करेंगे हम? जब मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी होगी। हाउस प्रॉपर्टी कब होगी मेरे पास? 3 साल बाद, जब मेरा घर बन के तैयार हुआ, समझ गए भाई। सपोज तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ चलता है, सपोज आपने जो है 2001 में लोन लिया, कब लिया? 2001 में लोन लिया। ये एक काम करते हैं, 2001 बहुत पीछे जा रहा है, 2023 में लोन लिया आपने, 22 में लोन लिया, 2022 में आपने लोन लिया, 2022 में आपने लोन लिया, और ये आपने ले लिया था 1 अप्रैल 2022 में। तो 22-23 का जो साल रहेगा उसमें आपका घर अभी बना नहीं है, पूरा 1 साल हो गया। फिर 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 तक, इसमें भी आपका घर अभी बना नहीं है। सपोज आपका घर बना है 1 अप्रैल 2024 को बन के तैयार हुआ है, या इसके बीच में भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने तो वैसे ही सिंपल करने के लिए डेट ली है। इसके यहाँ पर आपका घर बन के तैयार हुआ है, अब आप इसको किराए पे दे सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा भी होता
ये जो है 1 अगस्त 2024 को बन के तैयार होता। फिर भी ये जो इंटरेस्ट जाएगा इस बीच में भी जाएगा, वो भी करंट पीरियड का ही इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पिछले साल का कहलाएगा, करंट पीरियड का ही कहलाएगा। और अभी देखो, इसमें दो तरीके के इंटरेस्ट हो गए। कौन से दो तरीके के? एक तो ये वाला इंटरेस्ट हो गया जो घर बनने से पहले का इंटरेस्ट है, और एक ये वाला, आपने यहाँ पे घर बना दिया, इसको लेट आउट कर दिया, तो यहाँ पर तो आप पूरा इंटरेस्ट ले लोगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे पूरे साल का और उसको माइनस कर दोगे। पर आपका सवाल गवर्नमेंट से, भाई एक बात बताओ, ये 2 साल भी तो मैंने इंटरेस्ट दिया है, दिया तो है ही भाई। आज तुम मेरे से टैक्स ले रहे हो, तो टैक्स कैसे ले पा रहे हो? जब मैंने घर बनाया तब। मैंने घर कैसे बनाया? जब मैंने लोन लिया तब। लोन कैसे मिला? जब मैंने इंटरेस्ट दिया तब, तभी तो बना। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली इसी का है ना यार, इसका। अब वो कह रहे, अब आप तो बोलोगे भैया देखो यार, इस इंटरेस्ट का बताओ मुझे, इसका क्या होगा? ये तो भाई मैंने लेना ही लेना है, ये तो अलाउड है ही इस साल का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर पिछले सालों का बताओ, प्रायर इंटरेस्ट। तो डिपार्टमेंट कहता है कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप लो, इसका भी आप डिडक्शन लो, बट इसको आप 5 सालों में लोगे। भाई सपोज यहां तक का इंटरेस्ट बना आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, एक साल का 20,000, तो 20,000 इस साल, 20,000 अगले साल, 20,000 अगले साल, 20,000 अगले साल, ऐसे करके 5 सालों में आप इसको बराबर कर देना। तो मतलब जो प्रायर इंटरेस्ट है उसको तो आप 5 इंस्टॉलमेंट में बराबर करना, और करंट पीरियड का तो सीधे सीधे चलता रहेगा। समझ आ गया? समझ आया? माइनस कैसे होगा मतलब? भाई सपोज ये वाला इंटरेस्ट 1 लाख रुपए बना तुम्हारा प्रायर पीरियड का, मतलब जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी बन के तैयार हो रही है उससे पहले का जो आपका इंटरेस्ट टोटल सालों का देखा आपने, कितना बन रहा है? 1 लाख रुपए बन रहा है। तो उसको 5 हिस्सों में बराबर कर दो, कितने कितने बनेंगे? 5 से 20,000 के। तो इस साल 20 ले लो, अगले साल 20 और ले लेना, अगले साल 20, अगले साल 20, 5 साल में खत्म। हाँ, आने वाले 5 सालों में आप उसको क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे। क्लियर? अब ये वाला जो इंटरेस्ट है ये तो करंट साल का है, तो आप लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिर आप दो तरीके के इंटरेस्ट माइनस करोगे, एक करंट पीरियड का, एक प्रायर पीरियड का। करंट पीरियड का तो पूरे साल का माइनस करोगे, प्रायर पीरियड का 5 इंस्टॉलमेंट में बराबर बराबर बांट लिया, एक एक इंस्टॉलमेंट करके करते रहो जब तक पूरा नील नहीं हो जाता। इतना समझ आया? अनुज कोई दिक्कत? पक्का समझ आया? आकाश कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, ये आपने प्रॉपर्टी जो लेट आउट की है, इस पर आपने बाय किया था इसको, और एक किसी बंदे ने सेल किया होगा तो वो सेलर रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है? बायर तो आप हो। आपने इसको देने थे इस प्रॉपर्टी के 50 लाख रुपए, प्रॉपर्टी के 50 लाख देने थे। इसने बोला भाई तू जान है मेरी, तू दोस्त है, मैं तो भाई है मेरा, तो अभी दे दे खाली 30 लाख रुपए। 20 लाख रुपए को एक काम करते हैं लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आराम से मुझे देता रहियो, साथ में बदले में थोड़ा इंटरेस्ट जरूर दे दियो भाई साहब, है ना। क्योंकि यारी दोस्ती अपनी जगह है, हिसाब अपनी जगह है। इतनी मैंने रियायत कर तो दी भाई, 30 ही तो मांगे, 20 तो बाद में दे दिए, बाहर वाला कोई होता तो हाथ हाथ देना पड़ता। पर एक काम करे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दियो, तो वो कहता है कि देखो जो अनपेड आपके अमाउंट है ना, उससे भी हम क्या मान लेंगे, लोन मानेंगे, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दोगे वो भी क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इतनी सी बात दिखी है नीचे, बस ये खाली, ठीक है। मतलब अगर ऐसा है अनपेड अमाउंट है कोई, उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 24B में उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो, ये कहने का मतलब है। समझ गए? क्लियर? आगे इसकी बात और भी आएगी। मतलब देखो, अभी हमने यहाँ क्या माइनस किया? इंटरेस्ट माइनस किया। अब गवर्नमेंट चाह रही है यार हर बंदे का घर हो, चाह रही थी, अब हम क्या बोलेंगे, चाह रही थी। तो उसमें क्या होता था, जैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करता था ना, और उसमें कंडीशन होती थी, क्योंकि वो फेवर होता था। हमने क्या डिडक्शन किया है, एक तो ये वाले हो गए जो हमारे जेन्युइन खर्चे हैं, ठीक है। एक हम अंडर चैप्टर 6A वाले पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, डिडक्शन होते हैं। तो वहां पे जो हम रीपेमेंट करते हैं प्रिंसिपल की, जैसे सपोज करो इसने जो है 5 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, 5 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट दिया, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका डिडक्शन मिल जाता था 1.5 लाख रुपए तक 80C के अंदर, है ना। और वहां पर कंडीशन होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की क्या है, मेहरबानी है। तो जहां बंदा मेहरबानी करेगा वहां कंडीशन लगाएगा। बंदा अगर कुछ दे रहा है तो मैं तो फ्री में तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ कंडीशन लगाएगा। तो वहां कंडीशन हुआ करती थी, होती है अभी भी, वो ऑप्शनल रिजीम में है, डिफॉल्ट में तो वो भी खत्म कर दिया। इसलिए हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट चाहती थी कि आपका घर हो,
अब शायद नहीं चाहती है तो इसलिए अब खत्म कर दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक काम करो, किराए पर रहो, तो लैंडलॉर्ड जो हमें किराए पे, उस पर क्या देगा, इनकम टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा लोग किराए पर रहें। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा लोग किराए पर रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मकान किराए पर दें। अगर जो है कोई लोन ले रहा है तो ऐसे घर के लिए ले जो सिर्फ किराए का घर हो, जिसको सिर्फ किराए पे देना हो। अपने रहने के लिए घर ले रहे हो तो लोन पे मत लो। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, अब इस आगे समझाता हूँ। ठीक है, अभी तो समझ गए कि गवर्नमेंट चाह रही है कि अब आप घर ना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब न्यू रिजीम में, डिफॉल्ट रिजीम में, जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बता रहा हूँ आपको कि प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे तो रीपेमेंट का जो होता था उसमें 80C में डिडक्शन मिल जाता था। तो न्यू रिजीम में वो खत्म कर दिया है, ओल्ड रिजीम में हुआ करता था। इतना समझ आया? अभी इंटरेस्ट की बात इतनी समझ आई। अगर लेट आउट वाली प्रॉपर्टी की हमने बात की, अभी सेल्फ ऑक्युपाइड पे तो आए नहीं है। लेट आउट में इंटरेस्ट जितना मर्जी हो सारा अलाउड हो जाएगा। अगर अनपेड आपकी क्या है, चार्जेस है, कंसिडरेशन आपने आधा दिया है अभी बायर सेलर को, तो वो भी क्या माना जाएगा, लोन माना जाएगा। अगर आपने उसमें भी इंटरेस्ट दिया है तो वो भी अलाउड हो जाएगा। पिछले साल में प्रायर इंटरेस्ट, मतलब जब आपका घर बना नहीं था उससे पहले, ये मत कर देना कि भैया 2021 में भी तो मैंने इंटरेस्ट दिया था, उसको भी दोबारा भी दो, वो दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब जो आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, भाई जब हमारी लैंड निकाली तब तो हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे नहीं। जब निकालेंगे नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से क्लेम कर लेंगे? ठीक है, तो जो हमने क्लेम नहीं किया था उसको 5 इंस्टॉलमेंट में हमने कर दिया था। इतना समझ आ गया? पक्का? अब ये मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड जो लिखा था उसको थोड़ा सा हम पढ़ाते हैं और एक काम करेंगे। पहले इसको मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ ऑक्युपाइड पहले क्या होता था, ऑप्शनल रिजीम में। ऑप्शनल रिजीम में क्या होता था कि भाई देखो आपने घर लिया है ना, गरीब आदमी है यार, अपना घर लिया है, चलो बढ़िया बात है, एक काम करेंगे, तुम्हारा भी जो है इंटरेस्ट अलाउड कर देंगे, तुम्हारा भी इंटरेस्ट अलाउड कर देंगे। कोई बात नहीं, आप जो है इंटरेस्ट ले लो। आप जो है 30,000 या 2 लाख, 30,000 तक या 2 लाख रुपए तक कंडीशन होती थी, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, 4 कंडीशन हुआ करती थी। ठीक है, अभी भी जब तक ऑप्शनल रिजीम है तब तक तो है ये, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, पर न्यू रिजीम में सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर आपने जितना मर्जी इंटरेस्ट दिया हो कुछ नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड में, न्यू रिजीम में, डिफॉल्ट रिजीम में, चाहे आपने 10,000 रुपए इंटरेस्ट दिया है, चाहे 2 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर ऑप्शनल में जो पहले चलता था उसमें जो है मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक अलाउड होता था, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक अलाउड होता। चलो यार, गरीब आदमी ने घर खरीदा है, इंटरेस्ट दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको अलाउड कर दो। समझ गए? इसको अलाउड कर दो। अब एक बार मैं रीड करवाता हूँ, कहाँ लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा है, आप आ जाओ पीछे, जहां पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है ना वहां आ जाओ सीधे। मेरे पास 170 है, आपके पास हो सकता है एक आधे पेज पहले हो। इससे पहले सबसे नीचे देखो, यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शनल रिजीम, लिखा है कहीं पे, छोटा सा लिखा होगा ऑप्शनल रिजीम, सबसे नीचे। ये नहीं, इसमें नहीं है शायद, इस बुक में है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ तुम्हें। तो जो पहले मैंने क्या कहा, अब यार देखो, अब इसके पहले लॉजिक समझते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कंडीशन क्यों है। मुझे ये बताओ कि हमने जीएबी निकाल दी, उसमें से क्या लेस करते थे? पहले जीएबी क्या होते थे, जीएबी कैसे कैसे निकालते थे? फेयर रेंट निकालते थे। फेयर रेंट है, सपोज करो 10,000 रुपए, आप पर मंथ मान लो। ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन, सपोज ये है 8,000 रुपए। इन दोनों में क्या निकालते थे? 10,000 रुपए। उसके बाद क्या निकालते थे? स्टैंडर्ड, सपोज ये मान लेते हैं 9,000 रुपए मान लेते हैं, कम मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्या निकलता था? एक्सपेक्टेड रेंट,
कितना निकलेगा? 9,000। अब जो रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है वो लेते थे हम यहाँ पे, फिर उन दोनों में क्या लेते थे? हायर लेते थे। फिर ये क्या होते थे हमारी, ये हमारी जीएबी होती थी। अब एक बात बताओ, चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड हो चाहे लेट आउट हो, ये चीजें तो होंगी ही होंगी, ये चीजें तो होंगी ही होंगी ना, ये चीजें नील तो नहीं हो सकती भाई। फेयर रेंट मतलब मार्केट का रेंट। आज मैं इस प्रॉपर्टी को किराए पे देता हूँ तो इतना रेंट मिल जाएगा, ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना। भाई नहीं दे रहा हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं खुद रह रहा हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन वो भी होगी ही होगी, इन दोनों में हायर तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट भी निकलेगा ही निकलेगा, उसमें तो हमारा कुछ नहीं है। फिर उन दोनों में लोअर भी निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट जिसे बोलते थे। फिर आ जाएगा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। सपोज मैं सेल्फ ऑक्युपाइड हूँ, मैं घर में खुद रह रहा हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पे? 0 आ गया। रेंट कितना रिसीव हुआ? 0। अब बताओ जीएबी क्या होनी चाहिए? जीएबी क्या होनी चाहिए? बताओ जीएबी क्या होगी फिर यहाँ पे? है भाई वैसे हिसाब से देखें तो कितनी होनी चाहिए? 9,000 होनी चाहिए, क्योंकि बोला इन दोनों में से हायर, इन दोनों में हायर क्या है? 9,000 रुपए। अब डिपार्टमेंट कह रहा है भाई देखो ये जो 9,000 है ना, हमने बोल दिया इसे नील मानो, हमने बोल दिया इसे नील मानो, इसे तुम एहसान मानो, इसे क्या मानो? एहसान मानो, और इसे नील मानो। इसीलिए जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसमें पहले इंटरेस्ट माफ होता था 2 लाख रुपए मैक्सिमम, अब वो खत्म कर दिया। बोला अच्छा यहां हमने छोड़ दिया ना, अब हमने छोड़ दिया, तुम भी कुछ मत बोलना, मैंने छोड़ दिया तो तुम भी कुछ मत बोलना। पहले डिपार्टमेंट चाहता था, गवर्नमेंट चाहती थी हर बंदा अपना घर बनाए, चाहे कर्जा लेके बनाए, हम थोड़ी सी उसको रियायत दे देंगे। अब वो कह रहे हैं भाई मैंने छोड़ दिया तो तू घर बना, ना बना मत रहे, मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या कर दिया है? मना कर दिया। तो इसका मतलब जीएबी नील होती नहीं है, और डिपार्टमेंट कह रहा है मैंने नील करवाई है, हमने नील करवाई है भाई, हमने छोड़ा है। तो इसका मतलब हमारा क्या है तुम्हारे ऊपर? एहसान है। जब भी बंदा एहसान करेगा तो भाई साहब उसके बदले कुछ ना कुछ तो लेगा ही लेगा। इसलिए मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, समझ गए? तो इसीलिए जिसने बोला है बड़े महान इंसान ने बोला है, और सही बोला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा एहसान जताया, किया है नहीं किया है वो अलग बात है, पर जताया है, ठीक है, जताया तो है ही। और तुम्हारे जो है काफी बेनिफिट खत्म कर दिए, 24B का बेनिफिट खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, 24B का बेनिफिट मिलता था हमें, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिखा दिया, अदर हेड से एडजस्ट कर दिया। सपोज आपकी कोई और इनकम है, वहां से एडजस्ट कर लिया, समझिए 2 लाख रुपए वहां से एडजस्ट हो जाता। अब वो भी बंद कर दिया, बोला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आ भी रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा, अगर इस साल में हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट नहीं हुआ उसे कैरी फॉरवर्ड करो और अगले साल में उसे एडजस्ट कर देना। ऐसा किया है, समझ गए? पर वो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड वाला अगला बाद में आएगा चैप्टर, अभी पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला डिपार्टमेंट ने? बोला नील होता नहीं है, नील हमने किया है, हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर। अब बताओ कुछ कहना चाहते हो? हमने कहा जी वो हमारा इंटरेस्ट हुआ करता था 24B सेल्फ ऑक्युपाइड में, पहले 30,000 और 2 लाख रुपए तक मिला करता था। बोला अच्छा कर दूं इसे फिर टैक्सेबल, ले आऊं यहाँ पे जीएबी 9,000 रुपए पर मंथ, खुश हो फिर? हमने कहा यार फिर क्या बोले, है ना। अब तुमने यहाँ नील कर दिया है इसको, एहसान, एहसान के नीचे दब गए हम, एहसानों तले दब गए तुम्हारे, अब कुछ कह नहीं सकते। तो इसी का फायदा उठा के हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। घर तो एक नीड है। अब इनके कहने का मतलब ये है कि भैया देखो आप लोन ले रहे हो तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए लोन लो जो किराए पे चढ़ानी हो, हमारे लिए लोन लो भैया, हमारे लिए लोन लो, अपने लिए लोन मत लो। बिल्कुल वो उसकी इनकम बन जाएगी ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी।
अगर उसका वो बिजनेस ही है तो बिजनेस इनकम चली जाएगी, क्या दिक्कत है? वो वहां अपने हेड में टैक्स देगा। हम तो अभी ये देख रहे हैं कि भाई लेट आउट वाली प्रॉपर्टी, अब तो हाउस टैक्स की बात, ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स तो होगी भाई, तुमने किसी को दिया है कुछ, उसने कमाया है तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट छोड़ेगी भाई साहब, चूस लेगी। अभी तो टैक्स निकाल रहे हो, बाद में खून भी निकालोगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पार्ट इसके कर दिए, देखो अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ऑप्शनल रिजीम वाला। कहने का मतलब, इन केस ऑफ ए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 24 मैक्सिमम to the extent of 30,000, but interest shall be allowed maximum up to 2 lakh if all the 4 conditions are given below are complied। मतलब कहने का मतलब ये 30,000 तक तो मिलेगा ही, 2 लाख तक भी मिलेगा अगर 4 कंडीशन पूरी होती है। 4 कंडीशन क्या क्या थी? 1/4/1999 के बाद लोन लिया हो। अब ये क्या है? फेवर है, गवर्नमेंट का एक तरीके से एहसान था। तो पहले वो जता रहे थे पर इतना नहीं जता रहे थे, इसलिए 2 कंडीशन थी। वहां तो बहुत सारी चीजों के लिए लोन ले सकते थे, यहाँ पर क्या बोला? सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, घर बनाने के लिए या परचेज करने के लिए। अगर रिपेयर करने के लिए लिया तो नहीं चलेगा, समझ गए? कहने का मतलब ये है। तीसरा क्या बोला? जब आपने लोन लिया 5 साल के अंदर अंदर घर बना के पूरा कर दो भाई साहब, और आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, यहाँ भाई मैंने इतना इंटरेस्ट दिया है, उसका जो सर्टिफिकेट होता है कंफर्मेशन का, वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 कंडीशन हुआ करती थी। 4 कंडीशन लगभग सारे लोग पूरा करते थे और सब लोगों को लोन जो आपने इंटरेस्ट दिया है उसका डिडक्शन मिलता था। बट अब जो है वो खत्म कर दिया है, बताना मेरा फर्ज था, तो वो मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया, इंटरेस्ट वाली कहानी समझ आ गई। अगर ऑप्शनल रिजीम में जा रहे हो तो 2 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट, 2 लाख रुपए तक अलाउड है, आप लॉस दिखा सकते हो, और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में भी, और उस लॉस को आप दूसरे हेड से एडजस्ट भी कर सकते थे। पर डिफॉल्ट रिजीम में सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए कोई स्थान नहीं है, सिर्फ वो बंदे बात करें जिन्होंने किराया लिया है तो टैक्स देंगे, ठीक है। जो खुद रहे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे फुटपाथ पे रहो चाहे तुम बंगलों में रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, उन बंदों से मतलब है जिन्होंने एक भी झोपड़ी किराए पे दी है, आ जाए जरा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अच्छा अब ये बताओ, हमने कहा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो जीएवी डिपार्टमेंट ने कितनी बोली है? नील बोली है, समझ गए। जब डिपार्टमेंट ने बोला मैंने जीएवी नील बोली है, तो आपको इंटरेस्ट लेने का कोई हक नहीं है, क्लेम करने का कोई हक नहीं बनता है। आप एहसान में पहले दब चुके हो, चुपचाप जैसे बोल रहा हो वैसा करो, ठीक है। पर अब क्या बंदा ऐसा कर सकता है कि एक घर मेरा यहाँ पर है, एक घर मेरा यहाँ है, एक घर मेरा यहाँ है, एक यहाँ है, और मैं सारे घरों में रह रहा हूँ, मन करता है मेरा सोमवार को या मंगल को या बुध को, चलेगा? बताओ, चलना चाहिए? वैसे गवर्नमेंट की हाल देख के तो चलना चाहिए, पर नहीं चलेगा, है ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो वो कह रहे जी मैक्सिमम 2 हाउसेस, सिर्फ आप 2 घरों में रह सकते हो, बाकी 2 को हम क्या करेंगे? डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम्ड लेट आउट। अब नई बात सुनने को मिली तुम्हें, डीम्ड लेट आउट कहने का मतलब तुम्हारे 4 घर है, 5 घर है, 10 घर है, 2 को तो हम मानेंगे कि भाई चलो सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जीएवी नील, बाकी जितने बचेंगे सबको डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट मतलब तुम मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, तुम्हें किराया मिला है। अगर तुम नहीं मिला है तो तुम झूठ बोल रहे हो, सीधी सी बात है। या तो चुपचाप से बता दो कितना मिला है, अगर हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो तुम ईमानदार हो और उसी को मान लेंगे, अगर कम है तो तुम झूठे हो, समझ गए? कहने का मतलब 2 से ज्यादा घर अगर तुम्हारे हैं तो 2 तक तो क्या हो जाएंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड माने जाएंगे, उनकी जीएवी नील हो जाएगी, और उसके ऊपर जितने भी घर हैं सारे के सारे डीम्ड लेट आउट माने जाएंगे, सबके ऊपर आपको किराया देना पड़ेगा। अगर आप उसमें रेंट रिसीट कुछ नहीं है तब भी किराया देना पड़ेगा, उस केस में एक्सपेक्टेड जो रेंट बनेगा वही क्या बनेगा? जीएवी बनेगा। अच्छा अब ये बताओ कि कौन से वाले 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानोगे, कौन से वाले बाकी बचे हुए घरों को आप लेट आउट मानोगे? तो डिपार्टमेंट कहता है वो तुम्हारी मर्जी, तुम हर तरीके से कैलकुलेशन कर लो, जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा वो मानो, समझ गए? भाई तुमने क्या किया, चारों घर है, चारों को तुमने लेट आउट माना,
इसका टैक्स बन रहा है 5 लाख, इसका बन रहा है 6 लाख, इसका बन रहा है 8 लाख, इसका बन रहा है 2 लाख। तुमने क्या किया भाई, इसको और इसको सेल्फ ऑक्युपाइड माना, इसके और इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। तो हमें कहते कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा फायदा है ना, ले लो। समझ गए? क्लियर? इतना समझ आया नहीं आया कि अगर 2 से ज्यादा घर हैं तो आप क्या है, कैलकुलेशन कर लो, सबको लेट आउट मान के, जिसमें सबसे कम टैक्स बन रहा है उनको आप क्या करो, लेट आउट मान लो, बाकी सेल्फ ऑक्युपाइड। सब इसमें तुम्हारा जो फायदा वो कर लो। कहने का मतलब ये है, टैक्स तो देना पड़ेगा ना, डीम्ड लेट आउट, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो झूठ बोल रहे हो। फिर वही वाला डायलॉग, हमारे यहाँ गुंगे भी बोलते हैं, है ना? समझ गए? इसे समझ आ गया? 2 से ज्यादा घर अगर क्या होंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो 2 से ज्यादा जितने भी घर सेल्फ ऑक्युपाइड है सबको डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लो और जिसमें तुम्हारा फायदा है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, बाकी को डीम्ड लेट आउट मान के चुपचाप से टैक्स दे दो। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, कुछ होता है अनऑक्युपाइड हाउस। अनऑक्युपाइड हाउस मतलब मिस्टर डी ने यहाँ पर एक घर बनाया, मिस्टर डी की नौकरी लग गई यहाँ, और मिस्टर डी यहाँ रह रहे हैं, ये घर खाली है, इन्होंने किराए पे दिया ना कुछ दिया। समझ गए? मतलब क्या है, वेकेंट है। एक तरीके से वैकेंसी वाला केस नहीं बोलेंगे, इसे हम अनऑक्युपाइड बोलेंगे, ठीक है? इसलिए वर्ड अलग है क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है। मतलब ये क्या है, अनऑक्युपाइड है, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा, ना किराए पर है और ना खुद रह रहे हैं। समझ गए? ये कहीं और रह रहे हैं, इनका बिजनेस यहाँ है, नौकरी यहाँ है, कोई भी है, तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, इस घर को एक काम करो, तुम सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीट कर सकते हो। इसकी जीएबी जो है हम नील कर देंगे, इसकी जीएबी क्या कर देंगे, नील कर देंगे। समझ गए? कोई एहसान नहीं कर रहे, तो फिर भी कह रहे हैं कर देंगे। अभी यहां तक समझ आया? यहां तक किसी पार्ट में कोई डाउट? क्वेश्चन भी करेंगे हम, ऐसी दिक्कत नहीं है, एक एक के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कैलकुलेशन तो सेम होनी है। बस ये पता होना चाहिए कि 2 घरों को ऐसा मानेंगे, बाकी को डीम्ड लेट आउट मानेंगे। ठीक है? 24B का तो हमने काफी क्वेश्चन किया है, कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी है। समझ गए? क्लियर? आगे एक क्वेश्चन और करा दूं, एक एक चीज और बता दूं खाली। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, बढ़िया फ्लोर है, टाइल्स लगी हुई है, ओनर खुद रहता है, कमरा किचन लेट्रिन बाथरूम, कमरा किचन बाथरूम बाथरूम, कमरा किचन बाथरूम बाथरूम, कमरा किचन बाथरूम बाथरूम, ऊपर तक सेम हाल है, सारा किराए पे दे रखा है। ठीक है? अलग अलग पोर्शन है, कुछ किराए पर है, कुछ वैसे है। तो क्या करें भैया, क्या करें फिर इसको? तो सेल्फ ऑक्युपाइड माने कि लेट आउट माने, है ना? अगर बिल्डिंग के अलग अलग पोर्शन है और अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ लेट आउट है, तो ऐसा करेंगे आप क्या करोगे, सबको अलग अलग बिल्डिंग मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सबको आप क्या मान लो, अलग अलग बिल्डिंग मान लो। मतलब आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसको आपने अलग अलग पोर्शन में क्या कर दिया, बांट दिया, कुछ लेट आउट है, कुछ सेल्फ ऑक्युपाइड है। ठीक है? तो आप क्या करो, हर पोर्शन को अलग बिल्डिंग मानो, आपको एक ही बिल्डिंग मानने की जरूरत ही नहीं है। भाई एक तो ये हो गया कि हमारी एक बिल्डिंग है, उसमें 5 कमरे हैं, 5 किराए पे है, कोई दिक्कत नहीं, सबका टोटल कर लो, सबका निकाल दो, सब कुछ एक ही बार करोगे, है ना? अब अलग अलग पोर्शन है, आधा ऐसा है, आधा वैसा है, आधा इसका आधा उसका, तो एक काम करो, आप क्या करो, उसको जो है अलग अलग बिल्डिंग मान के उसका टैक्स निकाल दो, उसकी इनकम निकाल दो। क्लियर? पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। If any house property is divided into different portions, every portion shall be considered to be a separate house and income shall be computed accordingly. There is no need to treat the whole property as a single unit or for the computation of income from house property. ठीक है? मतलब अलग अलग पोर्शन है, तो आप जो है अलग अलग ट्रीटमेंट भी उनका कर सकते हो। समझ गए? क्लियर? आपको जरूरी नहीं है कि आप सिंगल हाउस प्रॉपर्टी मानो, अगर एक ही में कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो अलग अलग मानना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें फिक्स मिल रहा है कि भाई देखो अब ऐसा है ना, इसका अलग पोर्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो
जैसे ये सपोज इस बिल्डिंग के 3 हिस्से हैं, 1 2 और 3 हिस्से बराबर बराबर हिस्से हैं, तो आप क्या करो, इसमें आप खुद रह रहे हो, इन दोनों में आपने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो आप एक काम करो, इसको 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो ना, सेल्फ ऑक्युपाइड वाला तो जीए भी नील कर दो, पार्ट में बांट दो आप उसको। भाई जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस दोगे तो आपने पूरी बिल्डिंग के दिए होंगे, भाई दिए आपने 3 लाख रुपए, तो 3 लाख थोड़ी ना माइनस करने देंगे वो आपको, कितने माइनस करने देंगे, 1 और 2 लाख रुपए माइनस करने देंगे, ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड है। आपने इंटरेस्ट दिया है सपोज 9 लाख रुपए, तो 9 लाख नहीं माइनस होंगे, माइनस होंगे 3 इसके और 3 इसके, इसके नहीं होंगे, इसलिए उसने बोला कि आप एक काम करो, अलग अलग पोर्शन में कर लो इसको, ठीक है, और उसी उसी हिस्से में बांट लो, हर चीज को उसी हिसाब से बांट लो। क्लियर, समझ गए, और पूरी बिल्डिंग आपकी लेट आउट है, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक चीज और सुन लो जाते जाते, एक चीज और बता। कोई एसएससी है, एसएससी मतलब कोई बंदा है, ठीक है, चलो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, एसएससी असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, ये सारी चीजें, ठीक है, वैसे मैंने बताई भी होंगी शायद तुम्हें। एसएससी मतलब टैक्स पेयर, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर मतलब जो उसको उसके असेसमेंट कर रहा है, देख रहा है कि भाई तुमने सही भरा है नहीं भरा, सब कुछ हो गया, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर, समझ गए। असेसमेंट मतलब जो वो असेसमेंट कर रहा है, चेक कर रहा है, सबको असेसमेंट होगी, ठीक है। कोई एसएससी है, इसकी एक बिल्डिंग है, अरे वाह, अब इसने ये किराए पे नहीं दी, आजकल देखो भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जगह जगह बादल फट रहे हैं, तो बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बिल्डिंग है, इसका यहाँ खुद का बिजनेस चल रहा है, इसने किराए पे नहीं दी, खुद का बिजनेस चल रहा है, तो इसने गवर्नमेंट का नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया ना, खुद घर बैठता, लेट आउट करता, किराया आता, टैक्स देता, अभी खुद यूज कर रहा है, पता नहीं बिजनेस चला पाएगा नहीं चला पाएगा, पर चलो ठीक है। अगर इसने खुद का बिजनेस कर रहा है तो डिपार्टमेंट कहता है भाई साहब देखो ऐसा है, आप अगर खुद का बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज कर रहे हो, तो ये आपकी इनकम वैसे ही बिजनेस वाली इनकम में आ जाएगी, तो फिर इसका हाउस प्रॉपर्टी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप एक काम करना, इसके जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो हम क्या करते थे, डेबिट साइड सारे खर्चे लिखते थे लिखते थे ना, तो आप क्या करना, इस घर के जो एक्चुअल खर्चे होंगे वो आप पीएनएल में डेबिट कर देना, कोई बात नहीं। पर इसका जो रेंट होगा, सपोज इसका रेंट है, इसका रेंट होना चाहिए महीने का 2 लाख रुपए, आप ये मत बोलना कि भाई साहब मैंने खुद के बिजनेस को 2 लाख रुपए रेंट दिए हैं, ये अलाउड नहीं है, रेंट अलाउड नहीं है, बाकी जो एक्चुअल खर्चे हैं वो आप अपने पीएनएल में डेबिट करते जाओ, और ये वैसे ही आपके बिजनेस में ही आ गए, समझ गए, क्लियर हो गया। तो मतलब अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो किसी बिल्डिंग में, तो आप क्या करोगे, उसके जो एक्चुअल खर्चे होंगे वो आप पीएनएल में डेबिट करते जाओगे, रेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो ये आपका और अपने आप ही बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा, समझ गए, क्लियर, समझ गए नहीं समझ पक्का।